तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि मेरे को कल को श्योर शॉट एक लॉन्च मिलेगी या कुछ मिलेगा। ये एक गुलजार साहब जैसे इंसान के साथ जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था फिल्म मेकिंग का या एज एन एक्टर या कुछ। मैंने सिर्फ एक्टिंग क्लासेस की थी। मुझे लगता है कि अगर ऐसा फैसला जो है वो मैं ना लेता तो शायद आप आज कह रही होती कि आपने ये सब पिक्चरें की और चॉकलेट बॉय टाइप किया और फिर उसके बाद आप गायब हो गए। तो मुझे इसी बात का डर था कि मैं ये सब करते करते गायब ना हो जाऊं, इसलिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ इंटेंस, कुछ अलग करना बहुत जरूरी है। यही सोच के उस टाइम पे मैंने ऐसी फिल्मों को चूज किया था। एक्टर जिमी शेरगिल ने 1996 में अपनी पहली फिल्म माचिस के बाद से बॉलीवुड में काफी लंबा सफर तय किया है। पुलिस वाले के रूप में उनके अवतार ने दर्शकों को अट्रैक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वेडनेसडे में इंस्पेक्टर आरिफ खान के रूप में अपने शक्तिशाली अभिनय से लेकर स्पेशल 26 और पगली में उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लगभग 10 फिल्मों में पुलिस भूमिकाएं अदा की हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इतिराज और आप देख रहे हैं एनबीटी एंटरटेनमेंट। आज हमारे प्लेटफॉर्म पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिमी शेरगिल जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं एनबीटी पर। वेलकम टू एनबीटी जिमी। नमस्कार इति जी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो जिमी शेरगिल को हम सबसे पहले बता दें कि आप सभी इनको देखने वाले हैं कॉलर बम में, और एक कड़क सुपर पॉप बने हैं इसमें। और हमने अब तक आपको जितने भी बार पर्दे पर देखा है, आप हर बार एक अलग तरह से दिखे हैं। तो कॉलर बम का किरदार कितना अलग है, सबसे पहले ये बताइए। कॉलर बम आज रिलीज हो जाएगी। आज 9th है, 9th जुलाई। आज सब जगह पे रिलीज हो जाएगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP पे। और ये फिल्म एक थ्रिलर है, एक 100 मिनट से अंदर की फिल्म है। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद ये एक वेब सीरीज है या कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ थ्रिलर, इट्स अंडर 100 मिनट्स इन ड्यूरेशन। और इसका एक रेस अगेंस्ट टाइम काइंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ पर एक बॉम्ब है जो टिक कर रहा है। और ट्रेलर जिन्होंने देखा है उनको कुछ कुछ तो कहानी जो है अपने दिमाग में समझ आ गई है कि फिल्म ऐसी होगी। एक टेररिस्ट है, ये है, और एक हॉस्टेज सिचुएशन है, एक स्कूल के अंदर है, और एक पास्ट है। मगर मुझे लगता है कि देखने में उनको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो जो फिल्म के शुरू होने के 3-4-5 मिनट के बाद जो एक नया एंगल शुरू हो जाता है, जो अभी रिवील नहीं किया गया है, आई थिंक वो एक नयापन लेके आता है इस कहानी में। और जो दर्शकों को जोड़ के मुझे लगता है कि एंड तक रखेगा। और मनोज हेसी का किरदार जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है, एक पुलिस वाले का। एक ऐसा किरदार जिसमें एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या सीन्स थे, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग था। हमें तो बहुत मजा आया उसको शूट करने में, और हम उम्मीद करते हैं कि देखने वाले भी उसको उतना ही एंजॉय करें। कॉलर बम के बारे में हम और भी बातचीत करेंगे। और जैसा कि आज शाम को 7:30 बजे ये इसकी स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट होगी। इवन मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन सबसे पहले अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक एक्टर के तौर पर आपने एक लंबा सफर तय किया है, तो पहली ही फिल्म गुलजार साहब जी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, ये थोड़ा सा बताइए। माचिस मेरी पहली फिल्म थी, गुलजार साहब के साथ थी। उससे पहले मैं रोशन तनेजा साहब के पास एक्टिंग कोर्स कर रहा था, कुछ 1.5 साल के लिए मैंने वो किया। और फिर माचिस में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और उस वक्त तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि ये छोटा सा रोल क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, थोड़ा टाइम रुको, तुमको मिलेगा, काम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से
पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि मेरे को कल को श्योर शॉट एक लॉन्च मिलेगी या कुछ मिलेगा। ये एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, एक बहुत अरसे के बाद एक फिल्म बना रहे हैं और इनकी कहानी जो है वो अच्छी है, सब कुछ है, और मेरे को एक किरदार यहाँ करने को मिल रहा है। और मैं उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि एक गुलजार साहब जैसे इंसान के साथ जो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था फिल्म मेकिंग का या एज एन एक्टर या कुछ। मैंने सिर्फ एक्टिंग क्लासेस की थी, तो जो कुछ भी मैंने सीखा वो उसी पहली फिल्म से सीखा, फिल्मों के बारे में। तो आई थिंक माचिस विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ओके जिमी, एक चीज यहाँ पर और थी, मोहब्बतें हासिल मेरे यार की शादी है जैसी फिल्मों में आप बड़े ही क्यूट अंदाज में इन फिल्मों में नजर आए हैं, और अचानक से इन फिल्मों के बाद आपने कुछ ऐसी फिल्में की जैसे कि साहब बीवी और गैंगस्टर टाइप की जो आपने फिल्में की, एकदम रौबदार, एकदम अलग तरह का किरदार आपने इसमें निभाया है। तो ये जो काया पलट हुई, ये क्या आपका फैसला था कि ये डायरेक्टर्स का फैसला था? नहीं, ये फैसला तो मेरा ही था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा फैसला जो है वो मैं ना लेता तो शायद आप आज कह रही होती कि आपने ये सब पिक्चरें की और चॉकलेट बॉय टाइप किया और फिर उसके बाद आप गायब हो। तो मुझे इसी बात का डर था कि मैं ये सब करते करते गायब ना हो जाऊं, इसलिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ इंटेंस, कुछ अलग करना बहुत जरूरी है। यही सोच के उस टाइम पे मैंने ऐसी फिल्मों को चूज किया था। हर साल मेरी कोई ना कोई ऐसी फिल्म आती थी जो कि थोड़ी अलग होती थी, चाहे वो हासिल हो, यहाँ हो, या फिर तनु वेड्स मनु हो, या मुन्ना भाई MBBS हो, और उसके बाद ऑब्वियसली साहिब बीवी गैंगस्टर की सीरीज और ये सारी फिल्में, ए वेडनेसडे, ये सारी फिल्में, ये एक टाइम पे नहीं हुई, धीरे धीरे होती चली गई। और उस वक्त तो जब मैंने इस चीज की शुरुआत की थी उस टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करियर सब अच्छा चल रहा है, मैं हीरो के रोल्स कर रहा हूँ, अब अचानक से मैं कुछ इस टाइप के रोल्स में घुस जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ हो जाए। तो उस टाइम पे एक सिक्योरिटी होती थी, लेकिन आज इतने सालों के बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि 96 में शुरुआत हुई थी, तो ऑलमोस्ट 25-26 साल के बाद अगर मैं इफ आई लुक बैक तो खुशी होती है कि आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा स्टेप लिया था कि आज भी हम कुछ अलग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जिमी, और अब हम बात करते हैं एक बार फिर से आपकी जो अपकमिंग फिल्म है जो आज 7:30 बजे जिसकी स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है, उसकी हम बात करते हैं, कॉलर बम की हम बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज हो गया है, ट्रेलर को बेशुमार प्यार मिल रहा है, आज फिल्म की बारी है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं जिमी? सबसे पहले ये बताइए, क्या कुछ चल रहा है दिल में आपके, कितनी हलचल है? ये OTT पे तो खैर मेरी पहली फिल्म है जो रिलीज हो रही है। सीरीज मैंने की है पहले, बट फिल्म पहली है जो OTT पे रिलीज हो रही है। अब ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, अभी तक मिल रहा है, कितने मिलियन लोगों ने वो देख लिया है, और जो पर्सनली भी मुझे लोगों से रिस्पांस मिला है, उन्हें पसंद आया है, अच्छा लगा है। They are all looking forward to the film, और फिल्म जो है वो 100 मिनट से कम की फिल्म है। एज अ थ्रिलर, आई थिंक थ्रिलर की इतनी लेंथ अच्छी होती है, क्योंकि especially when you're talking about race against time kind of a situation and all that whatever, तो एक्साइटमेंट है। अब देखते हैं क्या कल परसों तक लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे। और अभी तो फिलहाल ये हमारे इंटरव्यूज जो हैं Zoom पे कुछ दिनों तक चलते रहेंगे, तो उनसे और भी बहुत सारे लोगों से रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा जिमी, मैं एक जगह कहीं पढ़ रही थी कि आपने इंटरव्यू के दौरान एक चीज बोली है कि कोरोना महामारी से पहले आपको इस फिल्म के लिए बुलाया गया था, संपर्क किया गया था, लेकिन आपने इस फिल्म को ना
साइन करने में बहुत ज्यादा ही वक्त लिया था, आखिर वो वक्त क्यों लिया था आपने? क्या रेपिटेटिव रोल था इस वजह से? क्या पुलिस का रोल नहीं निभाना था या वजह कुछ और थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक पहली बार मैंने ये कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर हमारी मीटिंग हुई पूरी टीम के साथ। एक बहुत यंग, बहुत कमाल की टीम है जो इस फिल्म के साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टर हों जोटिंग, या फिर जो हमारे डीओपी हैं जितान, वो, और उसके बाद यूडली की पूरी टीम, अक्षय, एवरीबॉडी, जो राइटर हैं वो सारे। तो आई थिंक बड़े एक्साइटेड लोग थे। और जब मैंने उनको पहली बार ये बताया कि भाई कहानी मुझे अच्छी लगी, बट आई थिंक इस पे कुछ चीजों पे काम किया जा सकता है, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि सर ये जो आप बातें बोल रहे हैं, ये इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, हम आपको इसकी फाइनल ड्राफ्ट जो है कुछ ही टाइम में आपको भेजेंगे और आप फिर उसको पढ़िएगा। एंड उसी पॉजिटिव नोट पे जो है वो अपना एक कहानी आगे बढ़ी थी। फिर ऑब्वियसली हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और फिर पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन के दौरान मुझे फाइनल ड्राफ्ट उसका भेजा गया, और फिर हमने वो फाइनली पढ़ा। और मुझे लग रहा है कि पहले 2-3, क्योंकि कहानी मुझे पहले से पता थी, तो पहले 2-3 पेज जो हैं वही पढ़ने के बाद मैं समझ गया था कि इस बार ये लोग एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और क्योंकि ये 2-3 पेज में आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक हॉस्टेज सिचुएशन है, एक स्कूल के अंदर एक टेररिस्ट आ गया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, एंड अचानक से वो जो मेन कहानी है वो शुरू हो जाती है, और फिर वहां से आप बंद जाते हैं कि ये कुछ नया हो रहा है, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये लोग क्यों इन्वॉल्व हैं इसमें, ये क्या चक्कर है, ये एंगल कहाँ से आ गया। वो सारी चीजें मेरे को शुरुआती 2-3 पेजों में ही जब पढ़ने को मिली तो मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि कहानी मुझे पता थी और मैं समझ गया था कि अब थोड़ा सा ये जो है मामला अच्छा होगा। एंड देन ऑब्वियसली लॉकडाउन था, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, और उसके बाद हम लोग के डिस्कशंस हुए, जूम कॉल्स ही होते थे या फोन कॉल्स होती थी, और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जब चीजें खुल जाएंगी उसके बाद हम लोग जो है उसको शूट करेंगे। तो लकीली हुआ क्या कि कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो थोड़े से आगे पोस्टपोन हुए, जिसकी वजह से हमको टाइम मिल गया, और हमने अक्टूबर में ही फिर जाके इस फिल्म को हिमाचल में शूट किया। और तो ये था जिस तरीके से चीजें मेरे साथ इस फिल्म को लेके हुई। ओके, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये है कि आशा नेगी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बोला हुआ है कि उनका आप पर क्रश था बचपन में, और जब वो आपके साथ सेट पर काम करने आए तो बहुत झिझक रही थी। उन्होंने कभी इस बारे में जिक्र किया आपसे? नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने किसी इंटरव्यू में ही ये बोला है। अच्छा, कभी सेट पर नहीं फील होने दिया? नहीं, सेट पे नहीं फील होने दिया था। सेट पे मुझे जो एक चीज याद है उनकी, वो ये है कि एक बार हम सब बैठे हुए थे, शॉट रेडी हो रहा था, वो स्कूल में हम लोग नैनीताल में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे आशा जी ने बोला था कि एक फिल्म थी इनकी, दिल है तुम्हारा, जो मेरी फेवरेट फिल्म है, और उसके गाने बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने उसमें से एक गाना जो है वो गा के वहाँ पे सबको सुनाया था। तो वो एक हिस्सा, बाकी सब चीजें तो आप लोग के सामने यहाँ पे किसी इंटरव्यू में हुई थी, बट बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत। और मुझे तो अभी रिसेंटली बहुत सारी बातें उनके बारे में इंटरव्यूज में पता लगी हैं, मतलब किस तरीके से वो कुछ अलग करना चाहती थी, और उस वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक लिया था। और जो रिस्पॉन्स उनके फॉलोअर्स का सबका भी आ रहा है, उससे भी पता लगता है कि कितने एक्साइटेड हैं वो लोग उनको इस रोल में देखने। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा 1-2 सवाल मेरे और थे। मुंबई से हम थोड़ा सा यूपी चलते हैं, क्योंकि आपका जो जन्म है वो गोरखपुर में हुआ है, और लखनऊ में भी आपका बचपन बीता है। तो ऐसे में कोई ऐसी याद जो ताजा करना चाहते हो, या जिसे आप बहुत ज्यादा मिस करते हो? मैं अभी कुछ फरवरी मार्च में वहाँ शूटिंग करके वापस आया हूँ लखनऊ से, और इसी महीने सब कुछ अगर ठीक रहा तो मुझे फिर से कुछ दिनों के लिए जाना है लखनऊ। तो लखनऊ आते जाते रहने का मौका मिलता रहता है, और ऐसे ही मिलता रहे तो अच्छा है, मजा आता है वहाँ जाकर। ओके।
ओके ओके ओके। अच्छा, तनु वेड्स मनु में भी राजा बस्ती का जो किरदार है, इसमें भी गोरखपुर और लखनऊ के बिताए हुए दिनों का अनुभव जरूर काम आया होगा। कितना काम आया? नहीं, काफी काम आता है, बट मेन चीज तो आई थिंक हिमांशु की जो है राइटिंग, तनु वेड्स मनु में आई थिंक चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, आई थिंक उसमें उसकी राइटिंग, उसके डायलॉग, आई थिंक सबसे ज्यादा हेल्प तो वही करते हैं। और अगर आप किसी जगह पे रहे हों या वहाँ पढ़े हों या उस जगह को आपने देखा हो तो काम थोड़ा सा उसको उसके साथ रिलेट करना आसान हो जाता है। ओके 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 जिमी। अच्छा जिमी, एक चीज और बताइए, असल जिंदगी में जो आप मतलब कैसे हैं? हासिल के अनी शर्मा की तरह हैं या राजा अवस्थी की तरह हैं या फिर साहब की तरह हैं असल जिंदगी में? नहीं, इनमें से नहीं किसी की तरह। इनमें से किसी की भी तरह नहीं है? नहीं। अच्छा, तो जिमी कैसे हैं असल जिंदगी में? क्या है रियल लाइफ में आप कैसे बस हैं? जैसा मैं किसी भी किरदार में नहीं होता हूँ वैसा ही हूँ। ओके ओके ओके, आई लाइक योर आंसर। सही है। ओके नहीं, अपने जैसे किरदार में करता नहीं हूँ क्योंकि फिर वो बहुत अच्छा, बोरिंग हो जाएंगे। हाँ, ओके 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 ओके। अच्छा जिमी, एक और चीज थी, पंजाबी फिल्मों में आपका बहुत बड़ा नाम है। आपने ना सिर्फ 14 पंजाबी फिल्मों में काम किया है बल्कि 4 फिल्मों के प्रोड्यूसर भी आप रह चुके हैं। क्या हिंदी में भी आगे किसी फिल्म को या कोई शो प्रोड्यूस करने का कोई इरादा है आपका, कोई प्लान है? देखते हैं, कुछ चीजों पे काम चल रहा था, फिर ये पैंडेमिक हो गया, चीजें थोड़ी स्लो हो गई। अब एक बार खुल जाए मामला फिर देखेंगे थोड़ा, क्योंकि अभी कुछ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिले भी हो गई हैं और कुछ काम आपके जो हैं वो आगे चलते चले जा रहे हैं, उनको भी अकोमोडेट करना है आपने। लेट्स सी, चीजें खुल जाएं तो क्लैरिटी आएगी। अच्छा जिमी, एक चीज अब हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं, ओटीटी के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। ओटीटी प्लेटफॉर्म को इस वक्त बहुत ज्यादा ही ग्रोथ मिल चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि थिएटर को जो इम्पोर्टेंस मिल रही थी वो इम्पोर्टेंस अब नहीं मिल रही? कहीं ना कहीं ओटीटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा कर गया है कोविड में। इस पर आपकी क्या राय है? ये सब चीजें आप लोग बनाते हैं। मेरे हिसाब से जब थिएटर खुले ही नहीं है तो उनको कंपेयर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, बीच आप में लोग जैसे कंपेयर ही नहीं लॉकडाउन करने थे। खुला था, बीच में थिएटर्स भी खुले थे। नहीं, थिएटर्स खुले थे लेकिन वो नाम के लिए खुले हैं ना। कौन जाएगा पैंडेमिक के अंदर? हर इंसान आज की डेट में यही सोच रहा है कि किस तरीके से इस महामारी से बच के रहें, सारा कुछ करें, तो कौन जाके रिस्क लेगा? तो आज नॉर्मल जमाना नहीं है, बट हम जरूर होपफुल हैं कि बड़ी जल्दी चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें वापस से नॉर्मलसी पे आएंगी और थिएटर्स खुलेंगे, पब्लिक जा सकेगी। एक बार सब लोग वैक्सीनेट हो गए तो सोच अपने को पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी कि फिर से एक अच्छा टाइम वापस आएगा, एक दौर वापस आएगा जब वापस से थिएटर्स खुलेंगे, लोग वापस थिएटरों में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, फैमिलीज के साथ फिल्में देखेंगे। और एट द सेम टाइम इस पूरे लॉकडाउन में हम लोग को सिर्फ खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने हमको इतनी एंटरटेनमेंट दी। हम सब ने इस पे फिल्में देखी, सीरीज देखी, सब कुछ किया। वरना फिर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ न्यूज चैनल्स देख के डिप्रेस होते रहते हैं। और आप समझ रहे हैं? तो आई थिंक वी शुड बी थिंकिंग पॉजिटिव और चीज़ों को एक अच्छे नज़रिए से देख के, और हमें ये सोचना चाहिए कि वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारे पास ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, कि हमने कितना कुछ देखा इनसे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा इनसे, बहुत लोगों ने अपना एक नया टेस्ट डिस्कवर किया है कि उनको कभी पता ही नहीं था कि वो भी थ्रिलर्स को एंजॉय कर सकते हैं या रियलिस्टिक टाइप की वेब सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। वो हमेशा मसाला चाहते थे, तो उनको एक अलग टेस्ट डिस्कवर करने को मिला, अपना अलग अलग टाइप की एंटरटेनमेंट उनको मिली है इतने अलग अलग चैनल अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन कई ऐसे भी सेलेब्स हैं जो बिग स्क्रीन का वेट करते हैं, वो ओटीटी पर नहीं आना चाहते। आपकी ऐसे में फीलिंग क्या है जिमी, क्योंकि आप भी बॉलीवुड स्टार हैं और आपका ये मेरे ख्याल से पहला फिल्म है ओटीटी पर। बहुत अच्छी बात है उसमें। आई थिंक दे आर इवन मोर होपफुल देन एवरीबॉडी एल्स कि जल्दी टाइम ठीक होगा और चीज़ें जो है नॉर्मल होंगी और फिर वो
उनकी फिल्में जो हैं, मेरी खुद की कुछ फिल्में जो हैं वो बन के रेडी पड़ी हुई हैं, और हमारे प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर एडमेंट कि वो फिल्म जो है थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि थिएटर्स कब खुलेंगे, प्रॉपरली खुलेंगे, पब्लिक वापस थिएटर्स के अंदर जाके फिल्मों को एंजॉय करेगी। तो हमारी भी फिल्में पाइपलाइन में हैं, वो भी रिलीज होंगी। ओके ओके, अब बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बता दीजिए कि आपकी कौन कौन सी फिल्में पाइपलाइन में है जो आने वाली हैं जिसमें हम आपको देख सकेंगे? अभी फिलहाल तो आप आज यही देखिए, पहले ये देखिए, फिर उसके बाद कुछ चीजों की अभी शूटिंग चल रही है, और कुछ पंजाबी फिल्में हैं जो रेडी हैं, जो रिलीज होंगी, कुछ हिंदी में भी हैं। जैसे जैसे आती रहेंगी आपके साथ फिर मुलाकात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ओके जिमी, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, और हमारी पूरी टीम की ओर से, एनबीटी की टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कॉलर बॉम्ब के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को प्लीज विश कीजिएगा। और बहुत टाइम से मेरा एक आप लोग के बॉम्बे के ऑफिस में जाने का जो है वो प्लान काफी टाइम से पोस्टपोन होता चला जा रहा है, तो वहाँ भी जल्दी चक्कर मारेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू इति जी, थैंक यू, सी यू।